अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, इंसान के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, अगर आप उस पर एक किताब लिखें तो वो किताब कितनी बड़ी होगी? आप हैरान होंगे कि ये कैसा सवाल। लेकिन इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए एक साइंसदान काम कर रहे हैं जिनका नाम है रिकार्डो सबातिनी। डेटा साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटेशनल जेनेटिक्स पर काम कर रहे हैं और ह्यूमन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आप किस लेवल तक ह्यूमन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर आप एक छोटे बच्चे की बॉडी के सब एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं तो इन साइंसदान के मुताबिक एक यूएसबी में अगर आप कुछ सारा डेटा इकट्ठा करते हैं तो आपको इतनी यूएसबियां चाहिए होंगी जो टाइटैनिक जैसे 2000 बैरी जहाज़ों को भर दें। रेफरेंस डॉक्टर रिकार्डो सबातिनी। लेकिन हम एटम के लेवल पर जाकर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अभी हम उससे ऊपर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हम डीएनए के लेवल पर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं क्योंकि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक, इंफॉर्मेशन का बिल्डिंग ब्लॉक इंसान में, जानवरों में, लाइफ में डीएनए। तो हम ये चाहते हैं कि हम डीएनए में जितनी इंफॉर्मेशन अगर उसको रिकॉर्ड कर सकें तो वो कितना बड़ा डेटाबेस बनेगा। डीएनए सबसे पहले 1950 में डिस्कवर हुआ। इस पर काम तो बहुत अरसे से चल रहा था, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ जो कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो 1950 में हुआ। क्योंकि डीएनए को रीड करना इतना आसान नहीं। डीएनए को सेल से निकालने में ही हमें तकरीबन 40 साल लगे। 1953 में रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के जरिए इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और उसके बाद हमें पता चला कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें बेसिस क्या मौजूद होती हैं, उसकी सीक्वेंसिंग क्या है। और उस सीक्वेंसिंग को जब इंसान ने रिकॉर्ड किया तो हमारे पास 130 वॉल्यूम की किताबें बनी। इन किताबों में, जिनकी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 262,000 यानी 2,62,000 पेजेस मौजूद हैं। और उसमें एक इंसान की इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि उसकी बॉडी में। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में यहां जानना बहुत जरूरी है क्योंकि डीएनए एक हेलिकल स्ट्रिंग की तरह है जिसके अंदर बेसिस से सीक्वेंसिंग की जाती है। ये बेसिस 4 किस्म की होती हैं। इनको सिंपल जुबान में ए, टी, जी और सी कहा जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो ए से एडेनाइन, टी से थायमाइन, फिर हमारे पास जी से गायनाइन और सी से साइटोसाइन। ये 4 नाइट्रोजनियस बेसिस हैं जिनके सीक्वेंस से हमें अपनी बॉडी की साख्त के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। डीएनए हमारी शक्लो सूरज और बहुत सी चीज़ों के बारे में बयान करता है। हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे सर के बालों का रंग क्या होगा, हमारा ब्लड, हमारी हाइट, ये सारी की सारी चीज़ें हमें डीएनए से मिल रही होती हैं। लेकिन साथ साथ इन ट्रेड्स को फिनोटाइप भी कहा जाता है। जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही होती है, ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स होते हैं, जैसे मेरी आंखों का रंग, इसको फिनोटाइप कहा जाता है। तो एक तरफ से तो डीएनए हमें ये चीज़ें दे रहा होता है, लेकिन दूसरे तरफ से एनवायरनमेंट भी फिनोटाइप पर असरअंदाज कर रही होती है। यानी हम इवॉल्व भी कर रहे हैं, जानवर इवॉल्व भी कर रहे हैं और वो अपने ट्रेड्स को चेंज कर रहे हैं। तो 2 तरफ से फिनोटाइप को चेंज किया जा रहा है, एक डीएनए या जीन्स की तरफ से और दूसरा जो मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट की तरफ से। अब जो रिसर्च डॉक्टर साहब ने की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिसर्च नहीं मिलेगी। उन्होंने एक आर्टिफिशियल एल्गोरिदम बनाया। ये एल्गोरिदम एक तरफ से जीन्स लेता था, यानी जीनोमिक मटेरियल लेता था, और उसके बाद फिनोटाइप को गेस करने की कोशिश करता था कि अगर एक बंदे का ब्लड सैंपल इसको दे दिया जाए जिसमें उसकी जीनोम्स हैं, पूरा जीनोमिक मटेरियल है, तो ये उसको एनालाइज करता था। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम था और उसके बाद अंदाज़ा लगाता था कि उसकी आंख का रंग क्या होगा, उसका कद कितना होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी शक्ल कैसे होगी। कॉमन ट्रेड्स को गेस करने की कोशिश करता था। तो कॉमन ट्रेड्स तो इसके लिए बहुत आसान थे। मसलन काली आंखें कॉमन ट्रेड है, बहुत आसान था। ये आराम से उसके उन हिस्सों को रीड करता था और बता देता था कि इस बंदे की आंखें काली होंगी। लेकिन गुलाबी आंखें, सपोज हम अज्यूम करते हैं कि किसी की गुलाबी आंखें, तो वहाँ पर इस एल्गोरिदम को कुछ प्रॉब्लम आती थी। लेकिन इस एल्गोरिदम को ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दिया गया ताकि ये फ़ौरन रिकग्नाइज कर सके कि ये जो मेरे पास जीनोम का पैटर्न आया है, ये जो जीन्स आई हैं, इसके रिलेटेड यहाँ पर किस किस्म की शक्ल सूरत बनाई जाएगी, फिनोटाइप्स किस तरह के बनेंगे।
और फिर इसने क्या किया, फिर एक रैंडम सैंपल से ब्लड लिया गया और ब्लड इस एल्गोरिदम को देकर पूछा गया कि इस शख्स की शक्ल कैसी है। तो मैं आपको यहां पर तस्वीर दिखा रहा हूं जहां पर सब्जेक्ट का मतलब यह है कि उस बंदे की असली फोटोग्राफ है, और प्रिडिक्शन का मतलब यह है कि मशीन लर्निंग के इस आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर ने प्रिडिक्शन की है उसका सिर्फ सैंपल देख के, ब्लड सैंपल देख के। उसको मालूम नहीं कि यह बंदा कैसा दिखता है, तो उसने इस सैंपल से उसकी शक्ल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैचिंग है, तकरीबन करीब पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी मुजरम का आपके पास डीएनए है तो अब आप उसकी शक्ल बयान कर सकते हैं। अब किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है जो कि उसकी शक्ल देख सका हो। फिर और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत से और ऐसी एग्जांपल्स आई जहां पर सब्जेक्ट का ब्लड सैंपल लिया गया, इस एल्गोरिदम को दिया गया और उसने उसकी शक्ल बना दी, उसका कलर बता दिया, उसकी आंखों का कलर बता दिया, उसके सारे स्ट्रक्चर्स बता दिए, हर चीज़ आपको यहां पर नज़र आ रही। तो प्रिडिक्शन देख सकते हैं सॉफ्टवेयर की और साथ एक्चुअल जो सब्जेक्ट है उसको भी देख सकते हैं। फिर डॉक्टर साहब ने अपने ऊपर भी ये काम किया। तो इस सॉफ्टवेयर ने बताया कि आप एक मेल हैं, ठीक, आपकी जो हाइट है वो 1.77 यानी जो एक्चुअल हाइट थी मीटर थी, लेकिन जो सॉफ्टवेयर ने बताया वो 1.76 बताया मीटर। एक्चुअल वेट 82 kg था, सॉफ्टवेयर ने बताया 76 kg, 76 kg। एक्चुअल उम्र 35 साल थी, सॉफ्टवेयर ने बताया 38 साल। उसके साथ कलर भी बता दिया, आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें बताई, सिर्फ एक चीज़ नहीं बताई और वो थी दाढ़ी के बाल, जो कि डॉक्टर साहब ने खुद फिर इस पर लगाया और दिखाया कि किस तरीके से ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं। लेकिन उस पर भी रिसर्च हो रही है और फ्यूचर में ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाएगी। तो अगर हम इंसान की साख्त को एक खून के कतरे से निकाल सकते हैं, तो उस खून के कतरे से जिसके अंदर जीनोमिक मटेरियल मौजूद है, जिसमें हमें बहुत सारी हमारी टोटल इन्फॉर्मेशन है, हम क्रोनिक डिजीज़ के बारे में नहीं बता सकते हैं कि इस बंदे को कौन कौन सी मुस्तकबिल में क्रोनिक डिजीज़ होने जा रही है, क्योंकि जीनोम में इतनी ज़्यादा पावर है कि जब वो चेंज होता है तो वो नए ऑर्गन भी प्रोड्यूस कर सकता है। मसलन ट्यूमर, ये डॉक्टर साहब के जुमले, ये मेरे जुमले नहीं है। ट्यूमर आपकी बॉडी में किसी जगह भी प्रोड्यूस हो सकता है। किस वजह से? आपके जीनोमिक मटेरियल में चेंज आ रही, आपकी एक खास जीन में चेंज आ रही। तो इतनी पावर है, इसका मतलब ये है कि हम कैंसर को और इस तरह की बहुत सी बीमारियों को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ये जीन हमें बता रही है कि इस बंदे को कुछ अरसे के बाद ये बीमारी होगी, और फिर हम क्रिस्पर के ज़रिए और बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के ज़रिए उन बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।